हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपकी डेट है 7 अक्टूबर और हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर की हेडलाइन पर चलते हैं और देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर की हेडलाइन कौन सी है आज के इस क्लास में। सबसे फर्स्ट नंबर की हेडलाइन आपको दिख रही होगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एशियन गेम्स अभी चल रहा है 2023 का। इसमें पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत ने जापान को 5-1 से हराया है। ठीक है, रनर अप कंट्री के बारे में भी ध्यान रखिएगा। जापान को हराया है भारत ने और हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस जीत ने न केवल स्वर्ण पदक हासिल कराया भारत को, बल्कि आगामी ओलंपिक में भी जगह सुनिश्चित कराई है। ठीक है, ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को। आगे ध्यान दीजिएगा कि यह जो जीत है 1966, 1988 और 2014 के संस्करणों में जीत के बाद एशिया खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का चौथा स्वर्ण पदक है। बहुत एक बड़ी उपलब्धि है इस गेम में भी भारत को। आप ध्यान रखिएगा इसको, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल देश के लिए लाया है। अगली हेडलाइन आप लोगों के लिए है, केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इससे पहले भी जो है यह इसी पोस्ट पर थे और इनका कार्यकाल अभी जो है आगे और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल अगले साल अगस्त तक बढ़ा दिया। ठीक है, उनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा था, लेकिन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है, इसने खारा का कार्यकाल बढ़ाया और उसकी जो है मंजूरी भी दे दी। केंद्र सरकार ने एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल अगले साल अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ाया है। ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को। 1 साल का पूरा इनका कार्यकाल लगभग जो है आप देखेंगे तो बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। एशियन गेम से संबंधित ही हेडलाइन यह भी है। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड, ध्यान रखिएगा, महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के हांगझोउ में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में शनिवार को महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्वर्ण स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति ने फाइनल में दक्षिण कोरिया की सो चेवोन को 149-145 से हराकर स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की, जो पहले ही महिला और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में खिताब जीत चुकी हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ज्योति सुरेखा को, जो महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में भी स्वर्ण पदक लाई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ। एशियन गेम्स 2023 से ही रिलेटेड यह भी हेडलाइन है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता है गोल्ड मेडल और इस जीत के साथ एशियन गेम्स जो हो रहा है इसमें भारत ने अपने 100 मेडल्स को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 100 मेडल ले आए हैं और प्राप्त कर लिया है भारत ने। तो भारत ने एशियन गेम्स 2023 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत ने चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स में अपना 100वां मेडल जीता है। इसमें जो है जो कबड्डी टीम है या लास्ट आपका जो है 100वें नंबर का मेडल प्राप्त हुआ है। अभी यह पहली बार है जब भारत ने एशियन गेम्स में मेडलों के मामले में शतक लगाया है। ठीक है, और यह अभी आगे देखिए 1 दिन और गेम बचा हुआ है, तो आगे भी जो है यह क्रमवार अब जारी रहेगा। जो भी खेल बचे हुए हैं कल हम लोग डिस्कस करेंगे अगर उसमें कोई मेडल आता है तो। कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, आप लोग जानते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से और पूछा भी गया है वनडे एग्जाम में। कबड्डी में टोटल प्लेयर की संख्या 12 होती है, जिसमें से जो 7 प्लेयर होते हैं वह कोर्ट में होते हैं, कोर्ट में खेलते हैं, और 5 रिजर्व जो है प्लेयर होते हैं। तो ध्यान रखने की बात है आप लोगों के लिए, जरूर इसको जो है ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। विश्व कपास दिवस 2023 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रख लीजिए। 100% पूछे जाने की संभावना है किसी न किसी एग्जाम में इसकी। तो विश्व कपास दिवस हर साल प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विशेष रूप से कम विकसित देशों में रोजगार पैदा करने
और अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने में कपास के महत्व पर खासकर जोर दिया जाता है। विश्व कपास दिवस की पहल 2019 में जो है शुरू हुई थी, जब उप सहारा अफ्रीका में 4 कपास उत्पादक बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, जिन्हें आप देखेंगे तो कॉटन 4 के नाम से भी जाना जाता है, इनके नाम से जो है इनको जाना जाता है कॉटन 4 के नाम से। इन्होंने विश्व व्यापार संगठन को 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस समारोह का प्रस्ताव दिया था। और विश्व कपास दिवस 2023 की थीम आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फर्म टू फैशन। संयुक्त राष्ट्र और औद्योगिक विकास संगठन यूनेडो द्वारा समर्थित है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के महानिदेशक गर्ड मूलर हैं, ध्यान रखिएगा जरूर। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो वियना ऑस्ट्रिया का नाम ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप ध्यान रखिएगा 17 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है, भारतीय मूल की प्रोफेसर को सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है और कौन है, आइए देखते हैं। तो भारतीय मूल की प्रोफेसर है डॉक्टर जाइता गुप्ता। इनको जो है जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया। जाइता एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय यूए में पर्यावरण और जो है विकास की प्रोफेसर हैं। उन्हें हेग में आयोजित सम्मान समारोह में नीदरलैंड के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति मंत्री रॉबर्ट डिक ग्राफ ने 13 करोड़ रुपए की प्राइज मनी वाला यह पुरस्कार सौंपा है। इस पुस्तक को डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। यह पुरस्कार डच अकादमी क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। यह हर साल नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करने वाले दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे कुशल शोधकर्ता को दिया जाता है। तो यह भारतीय मूल की महिला है डॉक्टर जाइता गुप्ता, उनको यह पुरस्कार इस वर्ष मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है, रिलायंस की जियो मार्ट ने MS धोनी को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। आप लोग जानते होंगे रिलायंस के बारे में, रिलायंस रिटेल के बारे में। तो रिलायंस रिटेल के जो है जियो मार्ट ने, ठीक है, यह एक ऐसा मार्ट है जो ग्रोसरी और बहुत सारे सामान आपको उपलब्ध कराता है। इसने जो है भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ध्यान रखिएगा, कल जो है यानी कि 8 अक्टूबर को 45 सेकंड की एक प्रमोशनल फिल्म में यह नजर आएंगे, जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी। इसको कल 8 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा, जो यह शॉर्ट फिल्म है 45 सेकंड की, ठीक है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनको ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया। जियो मार्ट के CEO का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूज में है तो पूछा जा सकता है। संदीप वरंगती इसके CEO हैं, ठीक है, जियो मार्ट के। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। नीति आयोग ने किया है महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। आइए देखते हैं। तो महिला उद्यमिता मंच WUF का उद्घाटन संस्करण अभी जो है हुआ है। उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को संभव बनाने विषय पर नीति आयोग की राज्य कार्यशाला श्रृंखला 3 अक्टूबर 2023 को गोवा स्थित CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। और इस कार्यशाला का आयोजन देश के पश्चिमी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गोवा सरकार के सहयोग से किया गया है। इस कार्यशाला में आप देखेंगे तो महिला उद्यमी, स्थानीय स्वयं सहायता समूह एवं क्लस्टर, सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, इंक्यूबेटर, एक्सीलेटर, वित्तीय संस्थान, परोपकारी फाउंडेशन सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। प्राथमिक फोकस हब एंड स्पोक मॉडल पर विचार विमर्श करना था, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को अंतिम छोर तक कवर करते हुए जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत,
और नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत और नीति आयोग के सीईओ हैं श्री BVR सुब्रमण्यम सहित कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति इस ऐतिहासिक कार्यशाला में पार्टिसिपेट किए हैं और इसकी शोभा को बढ़ाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ नीति आयोग के जो सदस्य वीके सारस्वत हैं इसमें शामिल हुए, और इसके साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण है जो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सीईओ श्री BVR सुब्रमण्यम, इनका नाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है, भारत को तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रांड कॉस्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। यह तीसरी बार है और एक बड़ी उपलब्धि है भारत को। तो भारत एक अभूतपूर्व विकास के तौर पर 2018 से लेकर 2021 से लेकर 2023 तक पहले ही एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रांड कॉस्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD का जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में 2 कार्यकाल अपना पूरा कर चुका है। भारत को इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व करने के लिए लगातार तीसरे कार्यालय के लिए AIBD GC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एक क्षेत्रीय अंतर जो है सरकारी संगठन है। यह संगठन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के देशों की सेवा करता है। इसकी स्थापना अगर हम देखें तो 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान में की गई थी। इसका सचिवालय अगर आपसे पूछा जाए तो कुआलालंपुर का नाम ध्यान रखिएगा, इसका सचिवालय यहां पर स्थित है और मलेशिया सरकार द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है। इसकी अध्यक्षता इस बार जो AIBD है इसके अध्यक्ष और प्रसार भारती के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं श्री गौरव द्विवेदी, इन्होंने की थी। यह भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ। JKDFP को गैर कानूनी संगठन के रूप में नामित किया गया। पहले देखते हैं JKDFP है क्या और उसके बाद हम समझेंगे और भी चीजों को। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, JKDFP के नाम से जिसको इसको शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। इस पर अभी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दिया है। ठीक है, यह प्रतिबंध इस पर गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3A के तहत लगाया गया है, 3A के तहत लगाया गया है, जो JKDFP को गैर कानूनी संगठन के रूप में नामित करता है। प्रतिबंध के क्या कारण है इसको समझ लेते हैं। तो मंत्रालय द्वारा जो ऑफिशियल चीजें डिक्लेयर की गई हैं उसमें मंत्रालय ने कहा है कि यह पार्टी 1998 से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और इसके सदस्य भारत में अलगाववाद और आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। संगठन का लक्ष्य कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य के रूप में स्थापित करना है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए एक खतरा है। UPA 1967 IPC 1860, आर्म्स एक्ट 1959 और रणवीर दंड संहिता 1932 सहित विभिन्न कानूनों के तहत इस पार्टी को JKDFP के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस पार्टी की स्थापना पूछी जाए किसके द्वारा की गई थी तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना शब्बीर अहमद शाह के द्वारा की गई थी, जो अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थन प्रचार के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए कुछ इतने महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो आज के करंट अफेयर्स में शामिल किए गए हैं। आशा करता हूं कि सारे हेडलाइंस और जितने भी फैक्ट्स आपको बताए गए बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और सारी चीजें आपको क्लियर भी हुई होंगी। तथ्यों पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है क्योंकि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है कहीं ना कहीं ओरिएंटेड होता है, तथ्यात्मक चीजें जो है ज्यादा पूछी जाती हैं, तो विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतनी हेडलाइंस जो महत्वपूर्ण थी अभी तक वह सारी आपको दे दी गई हैं। साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन है, अभी भी बहुत सारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं, तो जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को सूचित करता आया हूं, फिर से एक बार सूचित कर रहा हूं
कि एक नंबर है 8130502762। इस नंबर पर जो नए बच्चे हैं वह मैसेज के माध्यम से पीडीएफ को ले सकते हैं। जो आज की क्लास का या जो भी क्लास हो चुकी है उसका जो पीडीएफ है किसी नए बच्चे को प्राप्त करना है तो इस नंबर पर उसको मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज करना होगा और उसको पीडीएफ दे दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां पर आपको डेली बेसिस का करंट अफेयर्स दे दिया जाता है, उस ग्रुप में अपलोड कर दिया जाता है आपकी सुविधा के लिए कि आप वहां से डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सके। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना सफिशिएंट था। मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग, सॉरी कल की क्लास तो आपका कल संडे है, मंडे की क्लास में मिलते हैं जो कंपाइल आपका संडे और मंडे का करंट अफेयर्स होगा और उसमें हम लोग देखेंगे इन पिछले जो 2 दिन होंगे इनके जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स या न्यूज या जो भी चीजें जो है बेहद महत्वपूर्ण होंगी आपके एग्जाम में करंट अफेयर सेगमेंट को लेकर, उनको हम कंपाइल करके 2 दिनों का मंडे को देख लेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बिल्कुल अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।